सिम्बापुर शहर में आर्यन अपनी पत्नी जिया के साथ अपने भैया भाभी के साथ रहता था। आर्यन की भाभी प्रीति काफी नकचड़ी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आर्यन और जिया उसके साथ उस घर में रहें। इसीलिए वो हमेशा अपने पति संदीप से इसकी शिकायत किया करती थी। कितनी बार कहा है आपको, मुझे आपके भाई और उसकी पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उन्हें पिताजी के छोड़े हुए जमीन जायदाद में हिस्सा मिले। मैं खुद यही चाहता हूँ भाग्यवान, इसलिए आज मैं कोर्ट में जाकर आया हूँ और एक वकील को घूस खिलाकर एक फर्जी वसीयत के कागज तैयार करा लिए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पिताजी जाने से पहले सारी चीजें मेरे नाम कर गए थे। अब बस कल सुबह की देर है। वाह पतिदेव, क्या तरकीब लगाई है आपने। आर्यन और जिया स्वभाव के बहुत अच्छे थे। घर का सारा काम जिया अकेले किया करती थी और आर्यन अपने पिता की बिरयानी की दुकान में काम किया करता था। अगले दिन का सूरज उगता है। संदीप और प्रीति आर्यन और उसकी पत्नी दोनों को घर से निकाल देते हैं। भैया, ये आप नहीं कर सकते। दीदी, हमसे क्या गलती हो गई? आप हमें घर से निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, बस मेरे घर पर वापस मत आना। और आर्यन, तुम्हें काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। उस बिरयानी की दुकान को भी पिताजी मेरे नाम पर करके गए हैं। अब जाओ तुम दोनों और खुद का कुछ कर लेना, बस वापस यहाँ मत आना, समझे? रहने की ही बात है तो थोड़े दिन किसी रेलवे स्टेशन पर सो जाना। गरीब लोग वहीं पर तो सोते हैं। आर्यन अपनी पत्नी को लेकर सिम्बापुर रेलवे स्टेशन चला जाता है और खाने के लिए कुछ चीजें लेता है। वो पूरा दिन उसी रेलवे स्टेशन पर बिताते हैं। ना सिर पर छत, ना बदन पर चादर। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, खाना भी कम हो रहा था। हम खाएंगे क्या? खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो, यहीं ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। आर्यन थोड़ी दूर जाकर लोगों से खाने की भीख मांगने लगता है। खाना, खाना, किसी के पास कुछ खाना है तो खाना दे दो। मेरी पत्नी भूखी है, खाना दे दो, कोई तो कुछ दे दो। आर्यन अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आर्यन के पास आकर कहती है, आप रो क्यों रहे हो? मैं आपको खाना देती हूँ। आज मैं अपना टिफिन लाना भूल गई और मम्मी ने मुझे आज बिरयानी और मेरे दोस्तों के लिए मोमोज पैक करके दिए हैं। आप रोइए मत, मैं आपको अपना टिफिन देती हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत कमजोरी की हालत में लोगों से खाना मांग रही थी। कोई खाना दे दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आर्यन उसे देखकर रुक जाता है और बूढ़ी औरत से कहता है, जी माँ जी, मैं थोड़ा सा खाना आपको देता हूँ। मैं अपने हिस्से का खाना आपको दे देता हूँ। मुझे बस इतना खाना चाहिए था जिससे मेरी पत्नी का पेट भर जाए। तुम नेक इंसान हो। तलाशा हर जगह तुम्हें उसी तरीके से जैसे कोई समुद्र में मोती ढूंढता हो। हर बार पत्थर हाथ में आते हैं, मगर आज इस समंदर में मुझे मोती मिल गया। वो बूढ़ी औरत अचानक से परी में बदल जाती है। जिस बच्चे ने तुम्हें ये टिफिन दिया था वो मैं ही थी बेटा। भूखमरी की हालत में भी तुमने मुझे खाना दिया। अब से तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। धीरे धीरे सब जो तुमने खोया है उसका दुगना तुम्हारे पास आ जाएगा। मेहनत करो और खूब तरक्की करो आर्यन। परी जादू से वहां स्टेशन पर एक दुकान खड़ी कर देती है जिस पर मोमोज बिरयानी लिखा होता है। कल से तुम यही बेचोगे। इस दुकान पर तुम काम करोगे। जो कोई तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। ये कहकर परी वहां से चली जाती है। आर्यन जिया को जाकर खाना देता है और उसे सारी बात बताता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, सबने कहा और सुना है, मगर आज जो हमारे साथ हुआ है वो प्रमाण है कि ये वाक्य गलत है। अगले दिन आर्यन और जिया दोनों दुकान में जाते हैं जहां पर पहले से ही मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री
वहां 2 पेटियों में रखी हुई थी और साथ ही वहां एक पर्ची भी थी जिसमें मोमोज बिरयानी बनाने का तरीका लिखा हुआ था। यहाँ तो पहले से ही सामग्री रखी हुई है। हम इस बिरयानी को सबके लिए बेचेंगे। इसे गरीब भी खरीद सकता है और अमीर भी। इस बिरयानी को हम 5 रुपए में बेचेंगे। सही कहा आपने। आर्यन और जिया मोमोज बिरयानी बना लेते हैं और उस मोमोज बिरयानी को रेलवे स्टेशन पर 5 रुपयों में बेचना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां कई सारे लोग उनकी बनाई हुई मोमोज बिरयानी खाने आ जाते हैं। बेटा, शुक्रिया, तुमने हम गरीबों को अपने ध्यान में रखकर ये अनोखी मोमोज बिरयानी 5 रुपए में बेचना शुरू किया। हमने भी दिन सहे हैं, हमें पता है कि कैसा लगता है। आप निश्चिंत रहिए और ये बताइए कि आपको और बिरयानी चाहिए क्या, क्योंकि उसके लिए और पैसे देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आर्यन और जिया की मोमोज बिरयानी पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। सब लोग उसकी दुकान पर 5 रुपए की मोमोज बिरयानी खाने आने लगे। कई शहरों के धनवान भी उसके पास 5 रुपए वाली मोमोज बिरयानी खाने आते और उसे कई सारे पैसे देकर जाते। ये खबर हवा की तरह संदीप और प्रीति तक भी पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ पतिदेव? आर्यन और जिया फिर से अमीर बनते जा रहे हैं। उन्हें कई सारे शहर के धनवान लोग उस बिरयानी को खाकर ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं उन्हें। जानता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सब तो हमने उससे छीन लिया था, तब उसके पास ये दुकान खोलने के पैसे कैसे आए और इतने पैसे कैसे आए कि वो बिरयानी को 5 रुपयों में बेच रहा है। हम दोनों को जाकर देखना पड़ेगा, भाग्यवान। मगर वो हमसे बात भी करेगा क्या? वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उसका दिल बहुत कोमल है। वो मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता है। संदीप और प्रीति दोनों आर्यन और जिया से मिलने उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। मेरे भाई आर्यन, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी। जिया, मुझे भी माफ कर दो। हमने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अरे दीदी, कोई बात नहीं। बुरा तो हमारे साथ हुआ, मगर हम टूटे नहीं और आप हमारे पास आ गईं, तो मैं अभी कह सकती हूँ कि परिवार हमसे झूठे नहीं। संदीप भैया, हमने आप दोनों को माफ किया। मैं आप दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता हूँ। आर्यन दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता है। संदीप बातों बातों में आर्यन से मोमोज बिरयानी की दुकान का राज पूछता है और आर्यन अपने भाई पर भरोसा करके उसे बता देता है। भैया, हम 5 रुपयों में इस मोमोज बिरयानी को इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि इस दुकान में 2 पेटियां हैं जिसमें हर दिन अपने आप मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री आ जाती है और पर्ची में मोमोज बिरयानी कैसे बनाते हैं वो भी लिखा हुआ है। इसलिए ये मोमोज बिरयानी खाने में इतनी अच्छी लगती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोमोज बिरयानी के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं, मगर हम आगे भी तुम दोनों से मिलने आते रहेंगे। संदीप और प्रीति घर लौट जाते हैं। कहा था ना मैंने, वो आर्यन मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता। और देखा किस तरीके से मैंने उससे सब उगलवा लिया। वो 2 पेटियां और वो पर्ची, हमें बस वही चाहिए। फिर हम भी मोमोज बिरयानी बेचेंगे, वो भी ज्यादा भाव में। सोचो सोचो पतिदेव, कितने पैसे होंगे हमारे पास। कुछ योजना बनाओ। मैंने योजना सोच रखी है भाग्यवान, बस तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन रात को आर्यन और जिया अपनी दुकान को बंद करके चले जाते हैं और संदीप और प्रीति रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही उन्हें वो बच्ची मिलती है जिसने आर्यन को मोमोज और बिरयानी की टिफिन दी थी। मैं रास्ता खो चुकी हूँ। अंकल जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे घर छोड़ दीजिए। ऐ लड़की, यहाँ से भाग, जा यहाँ से, किसी और से मदद मांग। अरे, ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? ए, समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। वो बच्ची वहां से रोते रोते चली जाती है। संदीप और प्रीति आर्यन की मोमोज बिरयानी की दुकान पर पहुंचते हैं। देखो, यही है वो पेटियां
जिसमें हर दिन उस अनोखी मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री अपने आप आ जाती है। और वो रही पर्ची जिसमें उस मोमोज बिरयानी को बनाने का तरीका लिखा है। कितना भोला है मेरा भाई, ऐसी चीज को कोई खुले में छोड़कर कैसे जा सकता है। मूर्ख भाई है मेरा, इसीलिए अब मैं धनवान हो जाऊंगा। संदीप और प्रीति उन दोनों पेटियों और पर्ची को उठाकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बीच में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उन दोनों से मदद मांगती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूख लग रही है। बेटा, पेटी में से कुछ खाने को दे दो। नहीं नहीं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही वो ये शब्द कहता है, वो बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है और उन दोनों से कहती है, मैंने 2 बार रोकने की कोशिश की तुम दोनों को अपने कहर से बचाने की, मगर लालच को मैंने तुम्हारे अंदर वास करते देखा। नहीं मिलेगी माफी तुम दोनों को इस गुनाह की। धनवान होना था तुम दोनों को, अब सब छीन लिया जाएगा तुमसे। कूदता था तुम्हारा मन पैसा देखकर, अब कूदते रहना जिंदगी भर एक मेंढक की तरह। संदीप और प्रीति दोनों मेढक में बदल जाते हैं। अगली सुबह होती है, आर्यन अपनी दुकान खोलता है और उसे वो दोनों पेटियां अपनी जगह पर ही दिखती हैं, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। शहर में आर्यन आगे और कई सारी जगहों पर अपनी 5 रुपए की मोमोज बिरयानी की दुकान खोल लेता है और अपनी जिंदगी आराम से जीता है। एक गांव में अभिमन्यु नाम का व्यक्ति पनीर बिरयानी बेचा करता था। एक दिन अभिमन्यु बाजार में पनीर बिरयानी का ठेला लगाकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। आइए आइए और पनीर बिरयानी का आनंद उठाइए। सभी का धंधा इस समय चल रहा है मंदा। मेरी बिरयानी के साथ मिला हुआ पनीर इस गर्मी में आपको कर देगा ठंडा। तभी वहाँ पर मुखिया आकर अभिमन्यु से बोला, अरे क्या बात है अभिमन्यु, कितनी देर से देख रहा हूँ कि ग्राहकों को आवाज लगा रहे हो, मगर कोई तुम्हारी पनीर बिरयानी खाने ही नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, कुछ देर बाद देखिएगा कि कितने ग्राहक मेरे ठेले पर आकर बिरयानी खाने का आनंद उठाएंगे। अभिमन्यु, ये गर्मी का मौसम है, तुम पनीर बिरयानी बेचने की बजाय कोई नया आइटम क्यों नहीं बेचते? नहीं मुखिया जी, पनीर बिरयानी मेरे पिताजी भी बेचा करते थे और उन्होंने ही मुझे पनीर बिरयानी बनानी सिखाई थी। मैं इस धंधे को नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर में अभिमन्यु के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी और देखते ही देखते अभिमन्यु की पनीर बिरयानी खत्म हो गई। मुखिया मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से बोला, मान गए अभिमन्यु, तुम्हारी पनीर बिरयानी का स्वाद गर्मी में भी लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ घर चला गया और मुखिया भारी मन से अपने खेत की ओर चला गया। खेत पर उसका भतीजा चंदू मुखिया का इंतजार कर रहा था। चाचा जी, क्या आपने अभिमन्यु से बात की? हाँ, मैंने अपने तरीके से उससे कहा कि वो पनीर बिरयानी की जगह कोई और आइटम क्यों नहीं बेचता, मगर उसने मना कर दिया। चाचा जी, अभिमन्यु की पनीर बिरयानी इतनी प्रसिद्ध है कि अगर मैं उसके सामने कोई दूसरा आइटम का ठेला लगाकर बेचूंगा तो वो नहीं बिकेगा। मेरे रोजगार का क्या होगा? चिंता मत करो चंदू, मैं कल कोई उपाय सोचकर तुम्हें बताता हूँ। इधर अभिमन्यु की पत्नी बिंदिया अभिमन्यु से बोली, कल तुम्हारे पीठ पीछे मुखिया जी घर पर आए थे, बोल रहे थे कि गर्मी का सीजन चल रहा है, तुम अपने पति से कुछ और बेचने के लिए क्यों नहीं कहती? ये मुखिया जी भी ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अरे भाई, जब मेरी पनीर बिरयानी सारे गांव में प्रसिद्ध है तो फिर मैं दूसरा आइटम क्यों बेचूं? सही बात है, आपकी पनीर बिरयानी तो भीषण गर्मी में भी लोग खाना पसंद करते हैं जी। अगले दिन मुखिया अपने भतीजे चंदू से बोला, मैंने उपाय सोच लिया है चंदू, तुम आज से अभिमन्यु के ठेले के सामने पनीर बिरयानी ही बनाकर बेचोगे। चाचा जी, आपको लगता है कि मेरी बनाई हुई पनीर बिरयानी ग्राहक खरीदेंगे? पूरी बात तो सुन लो चंदू, तुम अपने ठेले के अगल बगल अच्छी वैरायटी के छाते भी लगाओगे
ताकि लोगों को बैठने में सहूलियत हो। और तो और तुम हर पनीर बिरयानी की प्लेट के साथ एक कोल्ड ड्रिंक लोगों को मुफ्त पिलाओगे। चाचा जी, इस तरह से तो मुझे मुनाफा कम और घाटा ज्यादा होगा। मूर्ख कहीं के, जब तुम ऐसा करोगे तो सारे ग्राहक तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। एक बार उसके ग्राहक टूटकर तुम्हारे पास आ गए तो उसके बाद तुम अपनी मर्जी के मुताबिक बिरयानी की प्लेट के दाम रख सकते हो। तुम नहीं जानते चंदू, इस देश में लोग मुफ्त का माल देखकर बड़ी ही जल्द खींचे चले आते हैं। और रहा सवाल अभिमन्यु का, तो उसके ठेले के साथ मुझे क्या करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले दिन चंदू मुखिया के कहे मुताबिक उसने अगल बगल में अच्छी वैरायटी की छाते वाली कुर्सियां भी रखवा ली और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। आइए आइए, आप सबने अभिमन्यु की घटिया पनीर बिरयानी का बहुत स्वाद चखा है। एक बार मेरी बनाई हुई स्वादिष्ट पनीर बिरयानी खाइए और मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक का आनंद उठाइए। एक ग्राहक चंदू से बोला, अरे भैया, क्या तुम वास्तव में एक प्लेट पनीर बिरयानी के साथ एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त दोगे? हाँ हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। और तो और तुम अभिमन्यु के ठेले पर गर्मी में पनीर बिरयानी खाते थे और यहाँ इस छतरी के नीचे आराम से बैठकर पनीर बिरयानी का आनंद उठाओ और इस गर्मी में ठंडी ठंडी मुफ्त कोल्ड ड्रिंक का भी आनंद उठाओ। अरे वाह भैया, फिर तो मजा आ जाएगा। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु के सारे ग्राहक टूटकर चंदू के ठेले के पास पनीर बिरयानी का आनंद उठाने लगे। अभिमन्यु की आमदनी खत्म हो गई। अगर मुखिया का भतीजा एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दे रहा है तो आप भी क्यों नहीं कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में देते हैं जी? ये कैसी बातें कर रही हो बिंदिया? एक तो मैं लोगों को वैसे भी बहुत सस्ते में पनीर बिरयानी बेचा करता था। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दे दूंगा तो इस तरह से तो मुझे अपना घर भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुखिया जी बार बार मुझे ये धंधा छोड़ने के लिए क्यों कहते थे। आज मैं मुखिया जी से बात करके ही रहूंगा। शाम के समय अभिमन्यु मुखिया के घर पर चला गया। अभिमन्यु को देखकर मुखिया बुरा मुंह बनाता हुआ बोला, क्या बात है अभिमन्यु, यहाँ क्यों आए हो? देखिए मुखिया जी, मुझे नहीं पता कि आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन आपका भतीजा मेरे साथ सही नहीं कर रहा। क्यों भाई, इस गांव में क्या तुम्हें ही पनीर बिरयानी बेचने का अधिकार है? नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन आपका भतीजा चंदू मेरी बिरयानी की बुराई हर ग्राहक से करता है और आखिर वो मेरे ही ठेले के सामने बिरयानी कैसे बेच सकता है? अभिमन्यु, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हर किसी के धंधा करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। और हाँ, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो फिर ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले मुझसे कर्ज लिया था जो कि उन्होंने मुझे नहीं लौटाया। तो आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तो तुम उनके बेटे हो, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने पिता का कर्ज चुकता करो। मेरी आर्थिक स्थिति इस वक्त खराब है मुखिया जी, वो भी आपके भतीजे की वजह से। कोई बात नहीं, तुम्हारा ठेला किस काम आएगा? कल तक अपने ठेले को यहाँ खड़ा कर जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे ठेले को तुम्हारे घर से ही उठवा लूंगा। अभिमन्यु मुंह लटकाकर वहां से चला गया। अगले दिन मुखिया के आदमी अभिमन्यु का ठेला भी उठाकर ले गए। अभिमन्यु बेरोजगार हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर आप कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बिंदिया, यहाँ तक कि धंधा और ठेला भी हाथ से चला गया। अब मैं क्या करूं? मुखिया ने जरूर आपसे झूठ बोला है। आपके पिताजी को स्वर्ग सिधारे तो कई वर्ष हो गए हैं। उन्होंने तो आपसे कभी जिक्र नहीं किया कि मुखिया से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे। जानता हूँ बिंदिया, लेकिन जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो लगता है कि जैसे इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे भी अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। इतना बोलकर अभिमन्यु क्रोध से एक बक्से पर लात मार दी। बक्से से कुछ सामान नीचे गिर गया। ये क्या किया आपने? ये तो आपके पिताजी का पुराना बक्सा था। अभिमन्यु ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बक्से से गिरे एक बहुत पुराने कागज को पढ़ने लगा।
ये आप क्या पढ़ रहे हैं जी? क्या है ये तो पिताजी की हैंडराइटिंग है बिंदिया। सिर्फ पिताजी ही इस गांव में 5वीं क्लास पास थे। इसमें बर्फ की बिरयानी के बारे में कुछ लिखा है। अचानक अभिमन्यु को कुछ याद आया। मुझे याद आ रहा है, पिताजी बर्फ की बिरयानी के बारे में माँ से बात तो किया करते थे कि वो एक दिन बर्फ की बिरयानी बनाकर बेचेंगे। लगता है ये वही है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप बर्फ की बिरयानी क्यों नहीं बेचते? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास एक चांदी का हार पड़ा हुआ है, आप उसको गिरवी रखाइए और अपना धंधा फिर से शुरू कीजिए। अभिमन्यु उसी दिन उस हार को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आया और चावल खरीदकर अपने पिताजी के लिखे नुस्खे के अनुसार चावल को पकाकर उसके ऊपर बर्फ मिला दी। बिंदिया, बर्फ की बिरयानी तो बनकर तैयार हो गई। आपके साथ मैं भी बेचने का प्रयास करूंगी। हम अपनी पुरानी जगह पर धूप में ही खड़े होकर इसे बेचेंगे। अभिमन्यु बिंदिया के साथ अपनी पुरानी जगह पर चला गया और आवाज लगाने लगा, आइए भैया आइए, आप सबने पनीर बिरयानी बहुत खाई है। एक बार आप बर्फ की बिरयानी खाकर ठंडा ठंडा कूल कूल होने का आनंद उठाइए। तभी एक ग्राहक वहां आकर बोला, अरे भैया, पनीर बिरयानी, छोले बिरयानी, नॉनवेज बिरयानी के बारे में तो सुना था, बर्फ की बिरयानी के बारे में पहली बार सुना है। देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है। एक बार बिरयानी को खाने का आनंद उठाइए और ठंड का मजा लीजिए। लाओ भैया, एक प्लेट लगा दो। अभिमन्यु ने एक प्लेट में बर्फ की बिरयानी उस ग्राहक को दे दी। बिरयानी खाते ही वो ग्राहक बोला, अरे भैया, बर्फ की बिरयानी को खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दिसंबर की सर्दी आ गई हो। उस ग्राहक की बात सुनकर सभी ग्राहक अभिमन्यु के बर्फ की बिरयानी पर दौड़ पड़े। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु की बिरयानी अपने गांव में और आसपास के सभी गांव में प्रसिद्ध हो गई। अभिमन्यु की बर्फ की बिरयानी जो भी खाता, उसे भीषण गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती। एक दिन अभिमन्यु की पत्नी अभिमन्यु से बोली, आपके पिताजी की बर्फ की बिरयानी का नुस्खा अगर हमें नहीं मिलता तो हम तो सड़क पर आ गए थे। तुम सही कह रही हो, पिता पिता ही होता है। इस संसार से जाने के बाद भी उन्होंने हमारी सहायता की। मैं चाहती हूँ कि इस भीषण गर्मी में बेचारे बहुत से गरीब लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं, जिनके घर पर ना कूलर है और ना ही पंखा, आप उन्हें ये बर्फ की बिरयानी मुफ्त में खिलाइए। अभिमन्यु को अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया और अभिमन्यु उस दिन से गरीब लोगों को बर्फ की बिरयानी मुफ्त में खिलाने लगा। अब गांव में जिसे भी गर्मी लगती, वो अभिमन्यु के पास आ जाता और अभिमन्यु ने गांव में एक दुकान खरीद ली। अब वो गांव में ही दुकान पर बर्फ की बिरयानी बेचा करता। ये देखकर चंदू मुखिया से बोला, चाचा जी, हमारी सारी योजना पर पानी फिर गया। सही कहते हो तुम। पता नहीं इस चंदू के पास बर्फ की बिरयानी बनाने का नुस्खा कैसे आ गया। उसकी बर्फ की बिरयानी खाने के बाद किसी को गर्मी ही नहीं लगती। अब तो दूर दूर से लोग आकर उसकी बिरयानी खाने लगे हैं, और वो भी सिर्फ इसी वजह से खाते हैं ताकि वो अपने शरीर की गर्मी भगा सके। तो फिर कुछ कीजिए चाचा जी। जब दुश्मन ताकतवर हो जाए तो फिर उससे दुश्मनी नहीं बल्कि समझौता करना चाहिए। चलो मेरे साथ। मुखिया चंदू को लेकर अभिमन्यु के घर पर चला गया। मुखिया और चंदू को देखकर अभिमन्यु चौंकता हुआ बोला, मुखिया जी, आज आपको इस गरीब की याद कैसे आ गई? अभिमन्यु, तुम्हारी बर्फ की बिरयानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी है। अब तो लोग हमारे गांव का नाम भी बर्फ की बिरयानी के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन मैं तुमसे समझौता करने आया हूँ। मेरा और आपका तो कभी कोई झगड़ा ही नहीं था मुखिया जी, तो फिर समझौता किस बात का? तुम एक नंबर के मूर्ख हो अभिमन्यु। तुम्हारे हाथ में बर्फ की बिरयानी का नुस्खा है। तुम चाहो तो इससे लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन तुम पैसे कमाने की बजाय गरीब भिखारी को मुफ्त में बर्फ की बिरयानी खिला रहे हो। मुझे लगा था कि शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं।
पर मैं गलत था मुखिया जी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गरीब की मदद करने से हमारे मन को जो शांति मिलती है ना, वो किसी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप यहाँ से जा सकते हैं। मुखिया और चंदू मुंह लटकाकर वहां से चले गए। अभिमन्यु आज भी बर्फ की बिरयानी बनाता है और उन्हें बेचता है। माधवगंज के घाट पर मदन नाम का एक व्यक्ति खिचड़ी बेचा करता था। मदन काफी मेहनती था, पर उसकी बनाई खिचड़ी किसी को पसंद नहीं आती थी, जिस कारण असफलता कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। आज भी खिचड़ी नहीं बिक रही है। 1 साल से घाट पर जगह जगह जाकर खिचड़ी बेच रहा हूँ, पर ये सादा भोजन आज के समय में कौन खाना चाहेगा। तभी चंपक मदन के पास आकर कहता है, अरे मदन काका, ये खिचड़ी तो हम घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। अब तो ये खिचड़ी बेचना छोड़ ही दीजिए, कुछ और बेच लीजिए, वरना इसी तरह से तंगी में जीवन काटिएगा। हाँ जानता हूँ चंपक, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि कुछ और बेचूं, और ना ही अब वो उम्र रही जहाँ अधिक मेहनत का कोई काम कर पाऊं। तब तो हो गया तुम्हारी जिंदगी का बंटाधार। पर एक बात है कि तुम भूखे नहीं रहोगे। आखिर ये खिचड़ी पूरी की पूरी तुम्हें ही जो खानी है। चंपक की बात सुनकर मदन काफी निराश हो गया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर आकर वो मीनाक्षी से कहने लगा, मुझे क्षमा करना भाग्यवान कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसे गरीब के साथ बितानी पड़ी। ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने तो कभी आपको अपने भाग्य का दोषी नहीं ठहराया। फिर भी नहीं, मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ। और जहाँ तक रही बात इस खराब परिस्थिति की, मैं घाट के पास वाले मंदिर में फिर मनोकामना करूंगी कि वो आपको सफलता दिलाएं। मैं भी चलूंगा मंदिर, पर कुछ मांगने नहीं मीनाक्षी। ईश्वर ने मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ बना दी, इस उपकार के लिए उनका धन्यवाद करने। अगले दिन मीनाक्षी और मदन मंदिर से मनोकामना मांगकर घाट के रास्ते घर लौट रहे होते हैं। तभी मीनाक्षी की नजर नदी के किनारे पर पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ती है। अरे देखिए जी, कितना सुंदर पत्थर है। हाँ, है तो काफी आकर्षक। हाँ, इसे घर में सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा तुम कहो भाग्यवान। मदन वो पत्थर उठाता है। और दोनों घर लौटकर खिचड़ी बनाने की तैयारी करने लगते हैं। बस अब इसमें उबाल आ जाए तो तुम इसे ढक देना मीनाक्षी। जी, आज ये सारी खिचड़ी बिक जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना अब घर में इस महीने के बाद राशन भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। हम तो बस मेहनत ही कर सकते हैं, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो मीनाक्षी। मीनाक्षी उबाल आने पर खिचड़ी को ढकने जाती है और तभी वो पत्थर उसके हाथों से खिचड़ी में गिर जाता है। हाय राम, गरीबी में आटा गीला। क्या हो गया? वो चमकीला पत्थर इस खिचड़ी में गिर गया। पहले ही ये मसाला खिचड़ी बिकती नहीं और अब ये देखिए क्या हो गया। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं इस पत्थर को अभी निकाल देता हूँ। पर अब दूसरी खिचड़ी बनाने के पैसे कहाँ हैं कि हम फिर से बनाएंगे? वैसे भी ये मसाला खिचड़ी कोई खरीदेगा नहीं। मुझे देर भी हो रही है, मैं इसी खिचड़ी को लेकर जा रहा हूँ। मदन घाट पर मसाला खिचड़ी बेचने के लिए खड़ा था और रोज की तरह उसके पास कोई ग्राहक नहीं थे। तभी एक युवक वहाँ पर आता है। अरे काका, मुझे बड़ी भूख लगी है, आप ये क्या बेच रहे हैं? ये खिचड़ी है बेटा, सादा भोजन है, कहो तो निकालूं?
काका, सादा भोजन उच्च विचार। अब जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए। ठीक है बेटा। युवक जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसे उस खिचड़ी का स्वाद इतना बढ़िया लगता है कि वो कुछ ही पल में पूरी प्लेट सफा चट कर जाता है। ऐसी खिचड़ी तो कभी नहीं खाई काका। ये तो पनीर और दाल मखनी से भी बढ़िया है। शुक्रिया बेटा, पर मैं जानता हूँ कि ये भोजन कुछ खास नहीं है। नहीं काका, सच कह रहा हूँ मैं। ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। युवक की बातें सुनकर चंपक और कुछ आसपास के लोग मदन के पास एकत्रित होने लगे। अरे क्या बात है काका, ऐसी कौन सी खिचड़ी खिला दी कि ये लड़का इतना खुशी से उछल रहा है? हमें भी तो खिलाओ, जरा हम भी तो देखें। मदन ने इस खिचड़ी दी। खिचड़ी खाकर सब प्रसन्नता से चकित रह गए। अरे वाह काका, क्या बात है। ये लड़का तो बिल्कुल सही कह रहा था। इस खिचड़ी के आगे तो बड़े बड़े ढाबों के खाने भी ना टिके। धन्यवाद आप सभी का। मैं रोज ऐसी ही खिचड़ी बनाकर लाया करूंगा आपसे। मदन आज बहुत खुश नजर आ रहा था। इस खुशी को देखकर मीनाक्षी ने पूछा, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं? मुझे भी बताइए। तुम भरोसा नहीं कर पाओगी मेरे कहने पर मीनाक्षी। जाओ और खिचड़ी का पतीला देखो, तुम खुद समझ जाओगी। मीनाक्षी खिचड़ी के पतीले को देखती है। कहा था ना, भरोसा नहीं होगा। बिक गई, सारी की सारी मसाला खिचड़ी बिक गई। पर ये हुआ कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर मसाले तो रोज जितने पड़ते हैं उतने ही पड़े, तो आज ऐसा अलग क्या हुआ? अलग क्या जी, आज तो बस वो चमकीला पत्थर गिरा था उस खिचड़ी में, जिससे खिचड़ी और खराब हो गई थी। वही पत्थर, उसी चमकीले पत्थर से इसका स्वाद बढ़ा होगा। जरूर ये हमारी प्रार्थना के कारण हमें भगवान से मिला है। अब तो हमारी खिचड़ी रोज बिक जाया करेगी और हमें अब पैसों की तंगी से छुटकारा मिलेगा। अब 1 महीना बीत चुका था और मदन ने अपनी कमाई से मसाला खिचड़ी नाम की एक नई दुकान खोल ली। मदन कुछ लोगों को खिचड़ी दे रहा था, तभी चंपक वहाँ पर आता है। अरे काका, क्या हाल है आजकल आपके? बस ईश्वर की कृपा है चंपक। बताओ कितनी प्लेट दूं? नहीं नहीं, मैं आज खिचड़ी खाने नहीं आया, मैं तो कुछ पूछने आया था काका। पूछो बेटा, संकोच कैसा? जो पूछना चाहो वो पूछो। वो काका, मुझे मेरे पहले बोले गए कटु शब्दों के लिए क्षमा कीजिएगा। अब जाकर मुझे समझ में आया कि सादे भोजन में कितना स्वाद है, और इसी वजह से मैं आपसे इसे बनाने का तरीका पूछने आया था। अच्छा अच्छा। मदन चंपक को चमकीले पत्थर की बात छोड़ खिचड़ी बनाने की पूरी विधि बता देता है। अच्छा काका, ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ। ये काका तो बड़े ही मूर्ख निकले, पूरी खिचड़ी बनाने की विधि बता दी। अब तो मैं भी ऐसी ही दुकान खोलूंगा। अगले दिन मदन अपनी दुकान पर आता है तो देखता है कि चंपक ने ठीक मदन की दुकान के सामने एक नई मसाला खिचड़ी की दुकान डाल दी है। वाह चंपक, तुमने भी खिचड़ी की दुकान खोल ली। अब तो पछतावा हो रहा होगा काका आपको, मुझे पूरी विधि जो बता दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सच में खुश हूँ चंपक। बस बस, ये नाटक रहने दीजिए, बोनी का समय है, बाद में आइएगा। ठीक है बेटा। आए पड़े, बोल तो इतने मीठे हैं जैसे कोई खटास ही ना हो इनके मन में, वो भी इनकी विधि चुराने के बाद। वाह, लोग भी आ रहे हैं। मदन इन कटाक्ष बातों को सुनकर निशब्द हो अपनी दुकान में चला जाता है।
कुछ लोग चंपक की नई दुकान देखकर उसके पास आते हैं। तुम भी मसाला खिचड़ी बेचने लगे चंपक? हाँ भाई आओ, खा के देखो, बहुत बढ़िया बनी है। चंपक वहां उसकी दुकान पर आए हुए लोगों को खिचड़ी परोसता है। सबने खिचड़ी खाई, पर किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अरे क्या बात है मखनचू, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बस ये खिचड़ी कुछ खास नहीं, जैसे घर में बनती है वैसी ही है। लगता है बस मदन काका बना सकते हैं ऐसी खिचड़ी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खिचड़ी बिल्कुल काका की विधि के हिसाब से ही बनाई थी। इस मदन काका ने मुझे धोखा दिया है, जरूर विधि में मुझे कुछ कम बताया होगा। अच्छा, तो तुमने उन्हीं से विधि पूछी और अब उन पर ही विश्वासघात का आरोप भी लगा रहे हो। ये तो काका का बड़प्पन था कि उन्होंने तुम्हें विधि बता दी। अरे भैया गुस्सा ना हो, मैं तो बस यूं ही बोल गया। चंपक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने दांत पीस कर रह जाता है। अगले दिन चंपक मदन की खिचड़ी का राज जानने उसकी खिड़की के पास छुपकर मीनाक्षी को खिचड़ी बनाते हुए देखता है। बस मसाले पड़ गए हैं, उबाल आते ही इसमें पत्थर डुबो देना भाग्यवान, और फिर ढककर बाहर आ जाओ। जी अभी आई। अच्छा, तो इस चमकीले पत्थर को डालने के बाद ही इस खिचड़ी का स्वाद बढ़ता है। मीनाक्षी रसोई से बाहर चली जाती है। अब रसोई घर खाली था। मौके का फायदा उठाते हुए चंपक रसोई में आता है और पत्थर उठाने की कोशिश करता है। तभी मदन रसोई में आ जाता है। अरे चंपक, तुम मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? और ये पत्थर कहाँ ले जाना चाहते हो? रखो इसे। अरे काका माफ करना, मैं तो बस जिज्ञासा के नाते देखना चाहता था कि इस पत्थर से खिचड़ी का स्वाद कैसे बढ़ जाता है। अच्छा, मैं समझता हूँ चंपक, जिज्ञासा अच्छी चीज है, पर इस तरह चोरी करना तो ठीक नहीं ना। माफ करना काका, किसी से कहिएगा नहीं, मुझे भी बस आपकी तरह खिचड़ी बनाकर भेजनी है। आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये पत्थर प्राप्त कहाँ से हुआ। ठीक है, सुनो बताता हूँ। मैंने घाट के पास वाले मंदिर में मनोकामना मांगी थी, जिसके बाद हमें नदी के किनारे ये चमकीला पत्थर मिला। अच्छा काका, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मूर्खों की सोचने की शैली भी अलग ही होती है। एक बार विधि चुरा ली इनसे, फिर भी चमकीले पत्थर की पूरी जानकारी दे दी मुझे। चंपक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मदन ने कहा था। मनोकामना मांगने के बाद वो नदी किनारे पत्थर ढूंढने लगा। तभी उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। वैसा ही हुआ जैसा मदन काका ने कहा। अब देखता हूँ कि मेरी दुकान कैसे नहीं चलती। एक बार दुकान चल जाए, फिर काका को तो देख लिया जाएगा। चंपक अपनी दुकान पर खड़े होकर सबको आवाज लगाने लगा। तभी वहां पर मक्खनचू आ गया। आओ आओ और दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी खाओ। आओ आओ। क्या बात है चंपक, आज कोई नई विधि चुरा लाए हो क्या? अरे खा के तो देखिए, मैंने खुद बनाई है और चखी भी है। अच्छा, लाओ भाई, देखे क्या नया बनाया है। ये लीजिए, गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी। मक्खनचू ने जैसे ही एक निवाला खाया, उसे खिचड़ी की जगह मिट्टी का स्वाद आने लगा और उसके पेट में तेज दर्द हो उठी। हाय, ये क्या खिला दिया? तुम्हारी तो शिकायत करूंगा अब चंपक। अरे भैया क्षमा करिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो खुद चखा था इन्हें। तभी वहाँ मदन पानी लेकर दौड़ते हुए आता है। ये लो, ये पानी पियो मक्खनचू।
धन्यवाद काका। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो इन्हीं काका ने कहा था कि नदी के किनारे पत्थर मिलेगा जिससे खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाएगा। इसमें अगर कहीं से किसी की गलती है तो चंपक वो तुम्हारी ही है। तुम मुझसे छल करके विधि पूछ सकते हो या पत्थर चोरी करने की कोशिश भी कर सकते हो, पर तुम ईश्वर और स्वयं से छल नहीं कर सकते। मदन की बात सुनकर चंपक को अपने अवगुणों का और अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इस घटना के बाद से मदन का जीवन सुखमय रहा। शिवानी एक साधारण लड़की है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। अब शिवानी बड़ी हो गई है, इसीलिए उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब तो तू जल्दी ही हमसे दूर होने वाली है बेटी। नहीं माँ, मेरी शादी होने के बाद भी मैं कभी भी इस घर से दूर नहीं होऊंगी। हाँ, शादी के बाद मुझे अपने ससुराल जरूर जाना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। सही कहा बेटी तुमने। शादी के बाद भी बेटियां कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं होती। वो तो बस एक घर से दूसरे घर में चली जाती हैं। और नजरों से दूर होना भी भला कोई दिल से दूर होना थोड़ी ना होता है। ये कही ना पिताजी ने पते वाली बात। कुछ भी कहो, जो नजरों से दूर हो जाता है वो धीरे धीरे दिल से भी दूर हो ही जाता है। नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम जो कह रही हो वो होता होगा लोगों के साथ, पर देखना, भले ही मैं आपको कई कई महीनों तक नजर ना आऊं, पर जब भी आप दिल से मुझे याद करोगे मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। बातें बनाने में तो तुम बाप बेटी दोनों माहिर हो। भगवान करे तुम्हारी शादी के बाद भी तुम दोनों का ये प्यार इसी तरह बना रहे। अच्छा भाई, अब मुझे नाश्ता करवा कर विदा करो। शिवानी के लिए एक जगह बात हुई है। मुझे आज ही लड़के से मिलने जाना है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। शिवानी के पिताजी हाथ धुलने के लिए जाते हैं और शिवानी की माँ उनके लिए नाश्ता लगाने, और शिवानी घर में बने छोटे से मंदिर में जाती है। हे कान्हा जी, मेरी शादी जिस भी लड़के से हो उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और वो अपने माता पिता के साथ साथ मुझे भी मेरे माता पिता का सम्मान और मदद करने से ना रोके। आप तो जानते ही हो कि मेरी शादी के बाद माँ पिताजी दोनों अकेले पड़ जाएंगे। यहाँ शिवानी कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके पिताजी नाश्ता करके लड़के से मिलने के लिए निकल जाते हैं। लड़के के घर पहुँचने के बाद शिवानी के पिताजी को पता चलता है कि जो हालत उनकी है वही हालत लड़के के घर की भी है। जी नमस्ते, मेरा नाम अतुल है। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ। हम लोग गरीब लोग हैं। अगर तुम्हें हमारी बेटी के साथ शादी में दहेज भी चाहिए तो पहले ही बता दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपकी ही तरह एक छोटे परिवार से हूँ। घर में मेरी माँ है और मैं नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर शहर में ही रहता हूँ, इसलिए मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो शादी के बाद मेरी माँ का ख्याल रखे। बेटा, मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई बड़ा तोहफा तो नहीं दिया, पर संस्कार जरूर बड़े दिए हैं। जी मैं भी इसी में विश्वास रखता हूँ। तोहफे तो कभी भी दिए जा सकते हैं, पर संस्कार देने की भी एक उम्र होती है। और वो उम्र होती है बचपन में। जी सही कहा आपने। हम दोनों के विचार तो बहुत मिलते जुलते हैं बेटा। बस तुम दोनों एक बार एक दूसरे को पसंद कर लो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझ लूं। जैसा आप कहें, मैं तो कभी भी आपकी बेटी को देखने के लिए आ सकता हूँ। कभी भी क्यों? अभी क्यों नहीं? जी अगर अभी हो सकता है तो चलिए, मैं अभी आपके साथ चल देता हूँ। शिवानी के पिताजी अतुल को लेकर अपने घर आते हैं। अरे बेटा शिवानी, कहाँ हो तुम? देखो घर में कौन आया है। अपने पिताजी की आवाज सुनकर शिवानी उनके पास आती है। शिवानी देखने में बहुत ही सुंदर है, इसीलिए जब अतुल उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। अरे भाई, एक दूसरे को इसी तरह से देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अपने पिताजी की बातों से शिवानी शर्मा जाती है। मैं पानी लेकर आती हूँ पिताजी।
शिवानी और अतुल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकल जाता है और कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद अतुल अपनी नौकरी के लिए शहर चला जाता है और शिवानी अपने ससुराल में अपनी सास की सेवा में जुट जाती है। कभी कभी तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि मेरे बेटे ने ऐसी बहू लाई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? आज के जमाने की लड़कियों को देखकर कह रही हूँ बेटी। जब उनसे तुम्हारी तुलना करती हूँ तो मुझे अपने बेटे की पसंद पर बड़ा गर्व होता है। शिवानी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद भी वो हर दिन घंटों तक अपने माँ पिताजी से फोन पर बात किया करती थी और जब भी मौका मिलता उनसे मिलने जाया करती थी। दिवाली आने वाली है, क्या मैं अपनी पहली दिवाली अपने मायके में मना सकती हूँ? तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा? बस एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। हाँ कहिए ना। मैं भी यहाँ रह रहकर बोर हो गई हूँ। क्या इस बार की दिवाली मैं भी तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के साथ मना सकती हूँ? और ये भी भला पूछने वाली बात है क्या माँ जी? ये तो बताने वाली बात है। आप जरूर मेरे साथ चलिए। शिवानी अपनी सास को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। सभी लोग बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। शिवानी के घर में खुशियों का मेला लगा हुआ था कि तभी उसको फोन पर एक बुरी खबर मिलती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनकर शिवानी जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये अचानक से कैसे हो गया? खुशियों के बीच में ये दुख की घड़ी शिवानी को मन ही मन में तोड़ देती है। वो यहाँ से सीधे अपने ससुराल चली जाती है जहाँ अतुल के कुछ साथी उसको लेकर आए हैं। शिवानी देखती है कि अतुल व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। ये क्या हो गया है आपको? मैं अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ शिवानी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मुझसे तो आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अब यही सच है, आज के बाद मैं सिर्फ एक अपाहिज बनकर रह गया हूँ। दुर्घटना में अपने पैर खोने के साथ साथ अतुल ने अपनी नौकरी भी खो दी। अब घर का खर्चा और अतुल की दवाइयों के लिए घर में पैसों की कमी होने लगी, जिस कारण शिवानी नौकरी करने का फैसला लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। आप दोनों से दूर जाकर शहर में जाकर नौकरी नहीं कर सकती और इस गांव में कोई नौकरी भी नहीं है। मैं बहुत लाचार हूँ शिवानी कि मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है। आप ऐसी बात मत कीजिए। पति पत्नी तो एक दूसरे का सहारा होते हैं और आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शिवानी को एक बात सोचती है कि उनके गांव से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा कारखाना है। वहाँ बहुत से लोग मजदूरी किया करते हैं और वो अब से उनके लिए दोपहर का खाना बना लिया करेगी। अब शिवानी कारखाने के पास अपना एक छोटा सा होटल खोल देती है। मेरी मदद करना कान्हा जी। मैंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया, पर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। शायद यहाँ के मजदूरों को मेरी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आ जाए। शिवानी एक पतीले में खिचड़ी बनाती है और दोपहर के समय कारखाने के पास जाकर लोगों को आवाज देती है। आ जाओ भाइयों, गर्मा गर्म खिचड़ी बनी है, आ जाइए। बहुत ही कम पैसे में आपको ताजी ताजी खिचड़ी खाने को मिलेगी। शिवानी की आवाज सुनकर बहुत से मजदूर उसके पास खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। क्योंकि खिचड़ी अभी अभी बनी थी, इसलिए लोगों को वो खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे इस खिचड़ी में कोई खास बात तो नहीं है, पर ये गर्मा गर्म है, इसीलिए इसको खाने में मजा आ रहा है। आज पहले ही दिन शिवानी की खिचड़ी की अच्छी खासी बिक्री हो गई, जिससे शिवानी बहुत खुश हो जाती है और वो आज के कमाए हुए पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ लेकर घर जाती है। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। दवाइयों के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे होटल में आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अब धीरे धीरे शिवानी के होटल में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे शिवानी को लगने लगा कि अब वो अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके का भी खर्च उठा सकती है। पर उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब मजदूरों को शिवानी की खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही थी।
पहले दिन खाया तो गर्मा गर्म के चक्कर में अच्छी लग रही थी, पर इतने दिन से खाते खाते मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया है इस खिचड़ी ने। क्या हुआ भैया, आपको खिचड़ी पसंद नहीं आई? बहन, खिचड़ी पसंद तब आएगी ना जब इसमें कोई स्वाद होगा। हम लोग तुम्हारी खिचड़ी इसलिए खाते थे क्योंकि हमारा लाया हुआ खाना सुबह से पड़े पड़े ठंडा हो जाता था, पर अब लग रहा है कि तुम्हारी इस गर्म खिचड़ी से स्वादिष्ट तो हमारा ठंडा खाना ही होगा। वो मजदूर शिवानी की बनाई हुई खिचड़ी फेंक देता है और अपने घर से लाया हुआ टिफिन खाने लगता है। ये सब देखकर शिवानी को बहुत दुख होता है। भैया, मैं खिचड़ी को गरम कर देती हूँ, तब शायद आपको अच्छी लगेगी। क्या गरम करोगी बहन, अभी तो बनाई है तुमने खिचड़ी, अब इस खिचड़ी को और कितना गरम करोगी? और वैसे भी जिसमें स्वाद ही नहीं है उसको गरम करो या ठंडा, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आज के बाद कभी भी तुम्हारे होटल में खिचड़ी खाने के लिए नहीं आऊंगा। वो मजदूर वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके साथ साथ और भी कई सारे मजदूर बिना खिचड़ी खाए चले जाते हैं। शिवानी अब बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना होटल इसी तरह खुला छोड़कर वहाँ से घर चली जाती है। शिवानी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, क्या तुम मेरे लिए नई दवाइयाँ ला दोगी? ये बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास तो एक भी पैसे नहीं थे। भला दवाइयाँ वो कहाँ से खरीद कर लाती? क्या बात है शिवानी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? जी ठीक है, वो मेरी आंख में मिर्ची लग गई थी, आंख जल रही है, इसीलिए आंसू आ रहा है। मैं दवाइयाँ लेने जाती हूँ। शिवानी घर से तो निकल जाती है, पर बिना पैसों के दवाइयाँ तो क्या, आज के जमाने में अस्पताल का पता भी नहीं मिलता। ये बात वो अच्छे से जानती थी। वो मुसीबत के समय में कान्हा जी को याद करती है। हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़े संकट में फंस गई हूँ। घर में मेरे पति व्हीलचेयर पर पड़े हैं और मायके में माँ पिताजी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। शिवानी कान्हा जी को याद कर ही रही थी कि तभी उसको एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर शिवानी गाय की तरफ दौड़ती है। लगता है कान्हा जी ने ये गाय मेरी मदद के लिए भेजी है, पर इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मुझे ही खुद इसकी मदद करनी पड़ेगी। शिवानी उस गाय को अपने पीछे पीछे अपने होटल की तरफ ले चलती है और होटल पहुंचकर वो आज की बनाई हुई वो सारी खिचड़ी गाय को खिला देती है, जिसे उन सभी मजदूरों ने खाने से मना कर दिया था। ये लो गाय माता, इसे खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। गाय बहुत भूखी थी, इसीलिए वो जल्दी ही सारी खिचड़ी खा लेती है। अब शिवानी उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब गाय फिर से रमाने लगती है तो शिवानी उसको चारा देती है, और जब उसकी नजर गाय के थनों पर जाती है तो वो उससे दूध दोहने की सोचती है। लगता है ये एक दुधारू गाय है, इसको दोहकर देखती हूँ। शिवानी घर से एक बाल्टी लेकर आती है और गाय को दूहने लगती है। गाय भी बहुत गुणवान थी, वो दूध देना शुरू करती है। उसके दूध में एक अलग ही चमक थी और एक ही बार में बाल्टी भरकर दूध दे देती है। अरे वाह गाय माता, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं इस दूध से पनीर निकालूंगी और अपने होटल को फिर से शुरू करूंगी। शिवानी गाय के दूध से पनीर बनाती है। ये पनीर हीरे की तरह चमकदार था और वो उस पनीर को ले जाकर अपने होटल में पनीर खिचड़ी बनाती है। इस जादुई पनीर खिचड़ी की खुशबू से सभी मजदूर फिर से होटल पर खाने के लिए आ जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो भी बना है जल्दी से लगा दो। शिवानी सभी को वो जादुई पनीर खिचड़ी खिलाती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है, और अब शिवानी का होटल फिर से चल पड़ता है। वो अब अच्छे पैसे कमाने लगी है, जिससे वो अपने पति की दवाइयों के साथ साथ अपने माँ पिताजी की भी जरूरतें पूरी करती है। और इसके बाद शिवानी का होटल पनीर खिचड़ी वाला होटल के नाम से मशहूर हो जाता है। आज भी मालती के घर पर एक भी दाना अनाज नहीं था। मालती बहुत बूढ़ी थी, वो अकेली रहती थी और उसका कोई सहारा नहीं था। कभी मदद मिल गई तो उसका पेट भरता था, वरना उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था।
आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया। मुझे किसी से मदद की आशा नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है और तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं देवी हूँ। मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लाई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो सामान रखकर वापस आती है तो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे आश्चर्य होता है कि आखिर अचानक से वो बच्ची कहाँ चली गई। फिर वो घर के अंदर आकर खाना बनाना शुरू कर देती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो अपनी खिचड़ी बनाती है। वो खाती है और उसका पेट पूरा भर जाता है, पर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उसमें और खिचड़ी आती जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो बर्तन फिर से देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से पूरा भरा होता है। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी। ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे खिचड़ी बांट देती है। बूढ़ी मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत अचंभित हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर आने से पहले ही उसके घर में खिड़की के सहारे घुसकर छुप कर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। भगवान की दया से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। इस बुढ़िया के जीवन में अब कितने दिन बचे ही हैं। ये जादुई मटके की जादुई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे कभी भी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी घर परिवार का पेट पालने की चिंता नहीं होगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश अपने छुपने वाली जगह से निकलकर वो मटका ले लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह होती है और मालती उठती है। अरे, जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ चला गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, न जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी? मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश उठकर जाकर उस मटके को देखता है। उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है, पर जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है।
खिचड़ी दिख तो रही होती है पर उसे मिल नहीं पा रही होती है।